हेलो एवरीवन। तो एक बार और आप सभी को का स्वागत है। ये क्लास 11th का जो मॉडल सेट है जिसका एक प्रीवियस वीडियो आपको अपलोड किया गया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक है। और आज प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक। ठीक है, पिछला वीडियो यदि नहीं देखे होंगे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये नया वीडियो है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये आपको पीडीएफ फाइल का प्रिंट आउट है। यदि आपके पास पीडीएफ फाइल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम में इसका पूरा पीडीएफ फाइल आपको अपलोड किया हुआ है, आप जाकर वहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यदि आपके पास अभी है तो आप अपने पास निकाल कर देख लो, क्योंकि हम देखिए डायरेक्ट आंसर और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखे हैं, ऑप्शन लिख के टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। What is the moment of inertia of a solid sphere of mass m and radius r about its diameter? देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से सुनिएगा। यदि कॉपी कलम है तो लिखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I बराबर एम आर स्क्वायर। इसका एसआई यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर, इसका डायमेंशन होता है ml स्क्वायर। और एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अलग अलग होता है, सेंटर के अलग अलग होता है और टेंजेंट के अलग अलग होता है। अभी हमारा जो सवाल है कि एक सॉलिड स्फीयर है, मान लीजिए सपोज कीजिए सॉलिड स्फीयर है और इसका कोई भी डायमीटर यदि कंसीडर करेंगे तो उसके अलॉन्ग यदि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/5 mr स्क्वायर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2/5 mr स्क्वायर। यहाँ पे m मास है, r आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन या बोल सकते हैं रेडियस ऑफ द स्फीयर है। कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना है, कैलकुलेशन लंबा चौड़ा है, बस ये याद रख लीजिए कि सॉलिड स्फीयर का, याद रखिएगा होलो स्फीयर का अलग वैल्यू आता है। सॉलिड स्फीयर एक ऐसा स्फीयर होता है जो अंदर से पूरा भरा हुआ होता है और होलो स्फीयर एक ऐसा स्फीयर होता है जो अंदर से पूरा खोखला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। चार ऑप्शन है, 10 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड और एक है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि तुक्का मारने का मन है तो ऐसे ही मार सकते हैं। सब में मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और एक में किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। आंसर ऐसे भी याद रख लेना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। और एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कितना मिनिमम वेलोसिटी से, कितना मिनिमम वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली फेंका जाए कि वो ऑब्जेक्ट कभी भी लौट के वापस धरती के सरफेस पे ना आए, तो प्यारे बच्चों उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और याद रखिएगा एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन इसमें हम एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किए हैं कि यदि चांद का एस्केप वेलोसिटी पूछेगा तो इसको 6 से भागा दे दीजिए, लगभग 1.38 आएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। चांद का एस्केप वेलोसिटी मतलब यदि किसी वस्तु को चांद से बाहर फेंकना है तो उसका मिनिमम स्पीड 1.38 या 4 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट वेयर इज द सन लोकेटेड। ये क्वेश्चन रिलेटेड है बच्चों केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन का, और इसमें ये केपलर्स का फर्स्ट लॉ है। केपलर्स का फर्स्ट लॉ जिसमें बताता है कि हर प्लानेट सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सन इसमें कहाँ रहते हैं, इलिप्स में। तो सन रहते हैं एट वन ऑफ द फोकाई। फोकाई क्या है सर, फोकस का प्लूरल है फोकाई। इलिप्स में 2 फोकस होगा। यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं, वीडियो क्वालिटी में आप थोड़ा सा चमकेगा तो उसको जरा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। सीमित संसाधन में ही आपके पास उत्तम कंटेंट को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो दूसरे तक पहुंचाइए जो नीडी है, जिसको ज़रूरत है। आपके सहयोग से ही ये संभव है। ये देखिए फोकस है, 2 फोकस है और सन इन दोनों में से किसी एक फोकस पर रहेंगे और ये प्लानेट चारों ओर मोशन करेंगे। केपलर्स लॉ पर आधारित है।
प्यारे बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं जो यहाँ ऐड नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉपी कलम होगा तो लिख लेना कि केपलर के 3 नियम होते हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ एंड केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ एरिया एंड थर्ड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर आधारित है। सिर्फ 40 क्वेश्चन बताना उद्देश्य नहीं है, इसके अंदर मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चन बताए। अब चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द ऑब्जेक्ट इज ब्राउट टू मून, इट्स वेट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1/6, 1/3, 1/2 द सेम। किसी एक ऑब्जेक्ट को धरती से चंद्रमा पर ले गया, मतलब ले जाया गया। सपोज कीजिए यह मार्कर है, इस मार्कर को धरती से चंद्रमा पर ले गए तो पूछा जा रहा है कि इसका वेट, ध्यान दीजिएगा वेट। चलिए हम एक नया चीज बताते हैं, वेट और मास दोनों अलग अलग चीज होता है। मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट वो वेट के इक्विवेलेंट होता है। वेट का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के इक्विवेलेंट होता है। वेट कोई मास नहीं है, वेट एक फोर्स है, वो फोर्स जिससे धरती का सेंटर किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये सब काफ़ी बातें हो गई, वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आपको मन नहीं लगेगा, लेकिन जब बताने शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपने ड्यूटी के साथ ऑनेस्ट रहें, इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे आप ही के बेटर फ्यूचर के लिए कि संभव हो तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसका आंसर होगा 1/6 टाइम्स। मतलब देखिए हमने एक चीज लिखा है कि वेट ऑफ अ बॉडी एट मून इज 1/6 टाइम्स ऑफ अर्थ। वेट का फॉर्मूला होता है W बराबर mg, और यदि आप चांद पे चले जाओगे तो ग्रेविटेशन 6 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, तो वेट W बराबर mg होता है, तो यहाँ पर g के जाए g/6, तो वेट भी 6 गुना घट जाएगा, 6 गुना घट जाएगा। और उल्टा करके यदि आपको रीजनिंग पूछेगा कि चांद से किसी वस्तु को लाएं और धरती पर नापे तो उसका वेट क्या होगा, 6 गुना बढ़ जाएगा। दैट्स ऑल। एनीवे 25 नंबर क्वेश्चन की कोई सैटेलाइट है धरती के चारों ओर मूव कर रहा है तो उसका रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो हो जाता है 1/2। इस पर एक्सप्लेन करेंगे तो 2 घंटा का लेक्चर है सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी पर। बट एक छोटा सा बात बता देते हैं कि किसी भी सैटेलाइट में काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में यदि कंपेयर किया जाएगा तो वैल्यू देखिएगा तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का सेम आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू सैटेलाइट के लिए 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। एक बार और यदि कॉपी कलम है तो नोट कर लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का वैल्यू किसी सैटेलाइट के लिए सेम आता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी दुगना आता है, इसका रेशियो 1/2 होगा। अगला सवाल है कि यदि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और प्लास्टिसिटी। तो प्यारे बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया इसको स्ट्रेस कहा जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर आपको एक साथ में क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि भले इसको स्ट्रेस कहेंगे, इसका डायमेंशन प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है और प्रेशर का डायमेंशन होता है L-1 T-2। अगला क्वेश्चन है, एक सवाल है कि जिन वस्तुओं को बहुत ज़्यादा खींचा जा सकता है, बहुत लंबा खींचा जा सकता है, उसको ब्रिटल कहते हैं। ब्रिटल मतलब होता है भंगुर, जो टूट जाता है। डक्टाइल मतलब होता है तन्य। प्लास्टिक कहते हैं इलास्टोमर। चैप्टर ही इलास्टिसिटी है, इसका आंसर हो जाएगा इलास्टोमर। ठीक है। 27 नंबर। 28 नंबर में एक पॉइस कितना न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक सवाल बता देते हैं प्यारे बच्चों, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को पॉइसली कहते हैं, पॉइसली। तो एक पॉइस 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। और याद रखिएगा 10 पॉइस बराबर 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रिक्शनल फोर्स
इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो आप लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। बस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, यहाँ पर बराबर का साइन होता है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब एरिया बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा और एरिया घटेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स घटेगा। पूछा जा रहा है कि कोई पानी का बूंद है, पूछा जा रहा है कि कोई पानी का बूंद है, बड़ा सा बूंद है, वो दो छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया। तो यदि दो छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाएगा तो उन दो छोटा टुकड़ा का कौन सा प्रॉपर्टी एक बड़ा टुकड़ा के बराबर आएगा? रेडियस, सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी और वॉल्यूम। इसका आंसर होगा वॉल्यूम। तभी हम लोग वॉल्यूम को इक्विवेलेंट करते हैं दोनों साइड से। यदि एक पानी का बड़ा सा बूंद टूट के दो क्या छोड़ो, दो से अधिक भी छोटा छोटा बूंद में टूट जाएगा तो क्या फाइनली बराबर होगा उन सब का और इसका? तो आंसर याद रखिएगा, वॉल्यूम बराबर होगा। एक बहुत अजीब क्वेश्चन, यदि पानी को गर्म करेंगे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे, यदि पानी को गर्म करेंगे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे तो इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, या चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। हम लोग तो जनरली यही जानते हैं कि जैसे जैसे कोई चीज़ को टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे तो धीरे धीरे और बड़ा होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है। इसको एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है कि यदि आप वाटर को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, ओनली 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं तो धीरे धीरे 0 से 4 जाते समय उसका वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, घटेगा। लेकिन सिर्फ 0 से 4 तक, 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम सबसे कम होता है तो उस पर डेंसिटी वाटर का सबसे ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पर एक नया क्वेश्चन सुन लो कि किस टेम्परेचर पे वाटर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होता है? याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। केल्विन में पूछेगा तो 277। ये एक सवाल है कि ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होता है? 0, 0.5 और इंफिनिटी। ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बॉडी जो सभी वेवलेंथ को अपने अंदर घुसा के रख ले, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो एब्जॉर्प्शन करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा इनफिनिटी। ठीक है, तो एक ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्प्टिव पावर होता है वो इनफिनिट होता है, इनफाइनाइट होता है। जीरोथ लॉ किसके बारे में बात करता है? तो जीरोथ लॉ टेम्परेचर के बारे में बात करता है। 34 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बात करता है? कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात करेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? आर। जैसे आप फॉर्मूला पढ़ते हैं पीवी बराबर एनआरटी, तो आर बराबर पीवी बाई आरटी, और पीवी मतलब होता है वर्क डन का फॉर्मूला। याद रखिएगा वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है पीवी। पी माने प्रेशर और वी माने वॉल्यूम। ये जो पीवी है ये वर्क डन है, आर डी। ठीक है, सॉरी आरटी नहीं होगा भाई, एनटी होगा, आर ही निकाल रहे हैं ना, एनटी। वर्क डन का यूनिट जूल, नंबर ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, और टेम्परेचर का होता है केल्विन। तो जूल पर मोल पर केल्विन, इसका आंसर हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। एक चीज याद आया बच्चा लोग हमको, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है, कल हम स्पीड बता दिए थे, उसमें आप लोग जरा एक्सेलरेशन कर लीजिएगा। एक बार और रिपीट करते हैं वीडियो के बीच में ही। आशा तो नहीं है कि आप यहाँ तक बने हुए होंगे वीडियो में, लेकिन यदि बने हुए हैं तो कमेंट करके जरा हमको बता दीजिए। इतना देर तक सिर्फ लीजेंड लोग ही होगा, तो जो 2-4 लोग लीजेंड इतना लेट तक देख रहे हैं उनसे मेरा ये गुजारिश है कि आप कमेंट करके जरा हमको बताइएगा टाइमिंग क्या हो रहा है, हमको भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जहां हमने स्पीड बताया है वहां जरा एक्सेलरेशन कर लीजिएगा। और मात्र 4 क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? प्यारे बच्चों, मोनो एटॉमिक गैस वो होता है जिसमें एक ही एटम होता है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। जो इसमें 2 एटम होगा वो डाई एटॉमिक, उसका होगा 5। और जिसमें 3 एटम होगा उसको ट्राई एटॉमिक बोलेंगे, उसका आंसर 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है।
इसका फॉर्मूला आ जाता है F बराबर 3n - k। ये भी फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना। n माने नंबर ऑफ एटम्स और k माने नंबर ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेट्स। याद रखिएगा मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डाई एटॉमिक का 5 होता है और ट्राई एटॉमिक का 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना इंडिपेंडेंट एक्सिस का जरूरत पड़ता है, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए अब खत्म करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक पेंडुलम 20 सेकंड में 10 बार ऑक्सीलेट हो रहा है, ऐसे उसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक बार ऑक्सीलेट करने के लिए कितना समय लिया। तो 10 बार ऑक्सीलेट होने के लिए 20 सेकंड लिया। बात को समझिए, 10 बार ऑक्सीलेट होने के लिए 20 सेकंड लिया, तो एक बार ऑक्सीलेट होने के लिए 2 सेकंड लेगा। तो लिखा गया है 10 ऑक्सीलेशंस इन 20 सेकंड। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑक्सीलेशन बराबर 20/10 बराबर 2 सेकंड। एक ऑक्सीलेशन को करने में जो समय लगता है प्यारे बच्चों, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 38, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट पर सेकंड होता है, लेकिन गिवन ऑप्शन में जैसे हर्ज भी है, साइंटिस्ट का नाम था, तो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हर्ज, डायमेंशन हो जाएगा T-1। याद रखिएगा हर्ज को ही हम लोग पर सेकंड भी कह सकते हैं। और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वीडियो खत्म होने को है। पसंद आया होगा तो शेयर करके नीडी पर्सन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, किसी भी तरह का कोई क्वायरी हो, इस सब का नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर ऑलरेडी अवेलेबल है। और बाकी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसमें इंस्टाग्राम का लिंक आपको ऑलरेडी गिवन है, लेकिन कोई वैलिड क्वेश्चन ही पूछना है, ठीक है। 39 नंबर, इनमें से कौन एक ट्रांसवर्स वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव होता है जब कोई वेव चलता है जिस डायरेक्शन में और पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल, और परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेंगे तो ट्रांसवर्स। यहाँ पर ऑप्शन है साउंड वेव, लाइट वेव, अर्थक्वेक वेव और नन ऑफ दी। आंसर होगा लाइट वेव। लाइट वेव एक ट्रांसवर्स वेव है। लिख लो कॉपी में कि लाइट वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम का आवश्यकता नहीं होती है। 39 नंबर क्वेश्चन, लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आज का प्यारे बच्चों अंतिम क्वेश्चन, कि कोई भी वेव का इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या पीरियड, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। कोई भी वेव में आइदर क्रेस्ट हो या ट्रफ हो, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, इसका डायमेंशन L होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आपके सपोर्ट के लिए सो मच थैंक यू। पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें एंड लाइक कमेंट करके अपना व्यूज़ इस वीडियो को लेकर बताइए। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। टेक केयर, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। ध्यान रखिए, बाय।